अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, मोटिवेशनल लेटर, क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट, ये तमाम टर्म्स जो कि हमारे वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे जो है वो यूज़ होती हैं या साथ में अटैच होती हैं या फिर समटाइम्स मेन डॉक्यूमेंट के तौर पे अटैच होती हैं, डिपेंड्स ऑन द कंट्री। तो ये उसी पर ही वीडियो है हमारी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी हम इसको कह सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो है वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हम आपकी कंट्री के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो है वो मेन फोकस क्या है। तो कुछ ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। चंद मेन कंट्रीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा है या जहाँ पे लोग ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में जब आप अपना क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट शो करवाते हैं तो उसके लिए कोशिश करें कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो या आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट जो है या मोटिवेशनल लेटर वो बहुत ही जो है वो कंसाइज्ड हो और टू द पॉइंट बात हो, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो कोई हमारा वहाँ पे कोई ऐसे रीड नहीं कर रहा होता, उसको जो है वो कोई लंबी लंबी स्टोरीज नहीं देखनी। वीज़ा ऑफिसर को सिर्फ टू द पॉइंट ये क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आपका वहाँ पे जाने का पर्पस क्या है। और अगर वो उसको शुरू की 5 लाइंस में क्लियर हो जाएगा तो आपके वीज़े पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सिमिलरली अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में आपको थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, क्योंकि आपका एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग रहा होता है। जितना आपका पासपोर्ट की ड्यूरेशन है उतना आपका वीज़ा लगता है। तो वहाँ पे आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है वो शो कर सकते हैं अपने विजिट्स के हिसाब से। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, स्पेशली हंगरी, पोलैंड एंड जर्मनी की, तो जर्मनी में अगर आप कोशिश करें तो आप टेक्निकल पॉइंट्स को ज़्यादा क्लियर करें। फैक्ट बेस्ड होना चाहिए आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो या आपका मोटिवेशनल लेटर हो या आपका कवर लेटर हो जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स बता रहे हो और आपका प्लान हो। अच्छा, याद रहे ये जो मैं चीज़ डिस्कस कर रही हूँ ये आपका जो है वो कोई टूर प्लान नहीं है। इसमें आप कहाँ गए, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कौन सी फ्लाइट करवाएंगे, ये डिटेल्स नहीं बतानी आपने। अगर आप बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं, स्टडी पर्पस से जा रहे हैं या आप किसी और वर्क पर्पस से जा रहे हैं तो आपने एक पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रहते हुए ही अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। एसओपी या कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या कोई भी जो है अपनी इंटेंशंस जब आप बता रहे हो तो ये चीज़ याद रहे कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स ना हो। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स से जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी लो हो जाती है और वीज़ा रिजेक्शन की तरफ या रिफ्यूज़ल की तरफ जो है वो आपका केस जा सकता है, जिसमें जो है वो क्या कहते हैं आपकी जो ये कहूँगी मैं कि एक जो आपका एक पूरा प्लान है, एक जो आपकी पूरी केस फाइल है वो उसको जो है वीक कर देती है या समझ लें कि ज़ीरो कर देती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब आप कोई क्रेडिबिलिटी प्लान अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ शो कर रहे होते हैं तो उसमें टू द पॉइंट बात हो और रिपीटिशन ना हो। ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। और ये जो है आपके यही पैटर्न जो है वो जब आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हुए कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट कराते हैं, मोटिवेशन लेटर सबमिट करवाते हैं, उस वक्त भी आप इन चीज़ों का खास ख्याल रख सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको हम जो है वो फोकस नहीं करते। तो काइंडली इन पॉइंट्स पे फोकस करें, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर। अच्छा, लास्ट हमारी टेक्निकल सीरीज चल रही है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे, तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जो है वो अक्सर सवाल ये होते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हम सबमिट करवाते हैं या मोटिवेशनल लेटर जो हम सबमिट करवाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती भी स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि सेम मोटिवेशनल लेटर और सेम जो है वो क्या कहते हैं आपका अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो वीज़ा के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिशन के लिए सबमिट करवा देते हैं। देखिए, एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन 3 टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें फोकस रखना चाहिए। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपका जो मोटिवेशनल लेटर होता है या आपकी जो क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट या स्टडी प्लान होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है, इस हिसाब से कि आप अपने यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाते हुए, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, आप अपना इंटरेस्ट शो करवाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की कैटेगरी में और आप ये शो करवाते हैं कि आप वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हैं, वो प्रोग्राम क्यों चूज़ कर रहे हैं और वो कंट्री क्यों चूज़ कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटी एसओपी राइट करते हुए। अच्छा, इसमें अगर आप रिसर्च वर्क पे जा रहे हैं, जैसे कि आप किसी पीएचडी या मास्टर्स प्रोग्राम में है, तो वो भी मेंशन हो जाता है, प्लस आपके स्किल सेट भी मेंशन हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड आपको जब आप वीज़ा के लिए एसओपी या कोई क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें आपको इन पॉइंट्स से हटके इन पॉइंट्स को आप मैक्सिमम 1 पैराग्राफ में वाइंड अप करें। आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस कंट्री को क्यों चूज कर रहे हैं, प्लस आपका स्टडी इंटेंशन क्या है। आपका रिटर्न बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप अपना स्टडी प्लान जो है या आपका जो भी स्टडी टाइम पीरियड है, टाइमलाइन है, उसको कवर करके जो है आप जो है वो अपनी कंट्री में वापस आएंगे। अब इसको जो है वो अक्सर लोग पूछते हैं कि हम इसको किस तरह जस्टिफाई करें। आप
का अगर कोई जो भी आपका काम है, जो भी आपका बिजनेस है, आपकी कोई जॉब है या आपकी कोई फैमिली कमिटमेंट्स है, उसको आप 1 या 2 लाइन्स के अंदर मैक्सिमम जो है वो बहुत लास्ट पैराग्राफ में मेंशन कर दें अपने रिटर्न को। बीच में जो है वो आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन एंड सारी चीज़ें देखें कि आप क्यों जाना चाहते हैं। बहुत शॉर्ट होना चाहिए आपका वीज़े के लिए जो आप क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट देते हैं उसको। मेजर कंसर्न ये होता है कि आप जितने टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे भी जा रहे हैं तो भी आई रिकमेंड कि आप ये चीज़ मेंशन करें कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप उस कंट्री पे जा रहे हैं तो आप उस कंट्री पे बर्डन नहीं है। तो इन कुछ पॉइंट्स का जो है वो अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थैंक यू। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्योंकि एआई का दौर है और हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट होता है कि हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या किसी भी चैट बॉक्स में पुट अप कर देते हैं एंड वहाँ से हमें पूरा बना बनाया मटेरियल मिल जाता है। जैसे चैट जीपीटी से मिल जाता है, डीप सीक से मिल जाता है और भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो बिजनेस प्लान वाले हैं या जो विजिट वीज़ा वाले हैं, बिल्कुल भी जो है वो रोबोट जनरेटेड एसओपी या कोई भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो लिखने से पहले इस चीज़ को बिल्कुल जहन में रखिएगा कि जो हमारे वीज़ा ऑफिसर्स हैं या हमारे जो हैं वो एकेडमिक में प्रोफेसर्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ये सारी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। और आपका जो जनरेटेड एसओपी होता है वो बहुत ईजिली प्रेशराइज्ड हो जाता है, बहुत ईजिली जो है वो सेंस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी चैट बॉक्स या किसी एआई टूल को यूज़ करते हुए जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपना राइट डाउन करते हैं और उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसकी लैंग्वेज बॉडी ही बिल्कुल डिफरेंट होती है उससे जो हम खुद राइट करते हैं। अगर आपने कभी इस पे वर्क नहीं किया तो काइंडली वीज़ा ऑफिसर को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है कि ये जो है वो हैंड रिटन या ह्यूमन का किसी भी बंदे का या जो भी कोई भी हमारा ह्यूमन सेंट्रिक एसओपी नहीं है, ये किसी ने खुद नहीं लिखा और ये जो है वो एक जनरल सा इमोशनलेस और जेनरिक सा एसओपी है। आप कभी ये खुद भी चेक कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन पे आप इसको पुट अप करके देखें तो पहली तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो हम एसओपी लिखते हुए करते हैं। एक और बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप ऑटोमेटेड एआई बेस्ड एसओपीज यूज़ करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और वीज़ा पर्पस के लिए, जिनको हम बेसिकली क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट भी कहते हैं, जैसे कि मैं पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो उसमें ये होता है कि आपका जो एसओपी होता है या आपका जो भी क्रेडिबिलिटी प्लान या स्टडी प्लान या बिजनेस प्लान या वीज़ा प्लान, मैं इन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ, वो जो है बेसिकली जो है उसमें बहुत ही जो है वो रियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं होते। बहुत ज़्यादा जो है वो आपको किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बना देंगे या वो आपके बिजनेस शो करा देंगे। तो बहुत ही जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरीज भी जो है वो ना हो जो क्योंकि जब आप जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर रहा होता है। जो टीचर्स होते हैं, आपके प्रोफेसर्स होते हैं, वो भी इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और वो कंपेयर हो रही होती है आपकी सीवी के साथ, आपकी सीवी कंपेयर हो रही होती है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपकी सीवी कंपेयर हो रही होती है आपके एक्सपीरियंसेस के साथ। तो सारी चीज़ें बिल्कुल जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, सच मेंशन होना चाहिए। आप उसमें बिल्कुल सच बोलें, बिल्कुल सच लिखें और वही लिखें जो आप कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्लान शो ना करें। इससे ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा जब डिटेल्स अपनी लिख देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो अचीवेबल ड्रीम्स शो करना शुरू कर देते हैं तो उनको ये डाउट होना शुरू हो जाता है कि ये जो है वो इमिग्रेशन पर्पस के लिए जो है वो या सेटलमेंट के लिए जो है वो ये वीज़ा फाइल कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका कोई भी रीज़न हो सेटलमेंट का या जो भी हो, जब तक आपकी वीज़ा कैटेगरी उस चीज़ को अलाउ ना कर रही हो, जैसे यूरोप में बहुत सारी ऐसी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिसका पर्पस ही यही है कि आप सेटलमेंट के लिए आए। अगर आपकी वीज़ा कैटेगरी उस पर लाई नहीं कर रही तो काइंडली अपने क्रेडिबिलिटी लेटर्स में जो है वो टू द पॉइंट बात लिखें, सच लिखें और एआई जनरेटेड ना लिखें। थैंक यू सो मच। सिमिलरली जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मिस कर जाते हैं, वो है हमारे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या क्रेडिबिलिटी प्लान में जो है वो हमारा एक टाइमलाइन का फ्लो होना। ये बहुत ही जो है छोटी बात समझी जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी और ये बहुत कॉमन है कि हमारी वीज़ा रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डेट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होती, अकॉर्डिंग टू सीवी एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू एजुकेशन नहीं होती। तो काइंडली इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, उनकी टाइमलाइन, उनका डेट्स का फ्लो जो है वो मैच कर रहा हो आपकी सीवी से और आपकी सीवी मैच कर रही हो आपकी एसओपी से। ये बात मैं पहले भी अपनी पिछली सीरीज में बता चुकी हूँ जिसमें मैंने अपनी सीवी मेकिंग और बाकी सारी चीज़ें बताई थी आपको। आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि आपका जब आप अपना एसओपी मेंशन करेंगे, अगर आप स्टडी पर्पस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप वर्क पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका कोई वर्क का गैप है, अगर आपका कोई स्टडी का गैप है, तो आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी उसको किस तरीके से कवर करना है। चाहे वो किसी स्किल सर्टिफिकेशन से करें, चाहे आप उसको किसी वॉलंटरीली आपने कहीं पे काम किया,
आपको उस चीज़ से करें, या आप अपने किसी और एक्सपीरियंस से उसको कवर अप करें, लेकिन बहुत ही मिनिमम कंसाइज वे में, बहुत मिनिमम वर्ड्स के अंदर। एज आई टोल्ड यू 700 to 1000 वर्ड्स से ज़्यादा आपका SOP एक्सीड नहीं करना चाहिए, स्पेशली यूरोप एंड UK के लिए। कनाडा के लिए आप 1500 वर्ड्स तक जो है वो लेके जा सकते हैं, बट दिस इज़ अ मैक्सिमम लिमिट। तो आप इसको जो है वो अपना फॉलो अप करें और कोशिश करें कि इन पॉइंट्स को जो है वो फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा और आपका रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव होगा। थैंक यू। अच्छा, इस सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो है और जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ कंट्री चेंज जस्टिफिकेशन इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। चाहे आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हों, या बिजनेस प्लान के लिए जा रहे हों, या फिर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हों, आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, अपने कवर लेटर में, अपने क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट में कंट्री चेंज जस्टिफिकेशन मेंशन करनी होती है अपने वीज़ा ऑफिसर के लिए। अच्छा, ये स्पेशली जो है वो आपके वीज़ा ऑफिसर के लिए है ये वाली वीडियो। आपको एम्बेसी में ये चीज़ जस्टिफाई करनी होती है वीज़ा अवेल करने के लिए, कि आप इस अपनी कंट्री को, अपनी होम कंट्री को छोड़ के एक सेकंड कंट्री क्यों चूज़ कर रहे हैं। अगर तो आप स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो वो तो हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने वो चीज़ जो है वो अपने स्किल बेस्ड और रिसर्च बेस्ड वर्क की बेसिस पे डिस्कस करनी है। लेकिन फिर भी आपने जो है वो सिर्फ हमारा जो है वो ये मेंशन कर देना कि हम कल्चरल एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं, या हम इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं, या कल्चरल एक्सचेंज के लिए जा रहे हैं, या हम एक बेटर एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं अपनी कंट्री से, या हम किसी एक हाई रेटेड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ये एक पॉइंट, ये चंद पॉइंट्स जो हम नॉर्मली मेंशन करते हैं, ये इनफ नहीं होते। समटाइम्स वीज़ा रिजेक्शन रेशियो इसलिए भी बढ़ जाता है, या आपका वीज़ा रिजेक्शन इसलिए हो जाता है कि आप ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाते कि आप क्यों जा रहे हैं, आपकी कंट्री में वो एक्सपोजर क्यों नहीं है। उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, उसकी एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए, क्या इंटेंट करते हैं, और क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी कंट्री में, या आपकी उस स्पेसिफिक सिटी में, या आप जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप जो बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, वो वहाँ पे क्यों अवेलेबल नहीं है, जो उस कंट्री में अवेलेबल है जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक कनाडा और UK और USA। तो ये जस्टिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप जो है बेसिक पॉइंट्स जो कि मैंने भी डिस्कस किए कि कल्चरल एक्सपोजर या इंटरनेशनल एक्सपोजर मेंशन करते हैं, तो उससे समटाइम्स कुछ स्ट्रिक्ट वीज़ा ऑफिसर्स को ये जो है वो सिग्नल जाता है कि आपका बेसिक जो है वो इंटेंट जो है वो माइग्रेशन है, एंड वहाँ जाके जो है वो आपने या तो जॉब करनी है, या फिर आपने अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करवा लेना है, या आप उनकी कंट्री पे किसी भी तरीके से बर्डनाइज हो जाएंगे। तो काइंडली इन पॉइंट्स को, इन जस्टिफिकेशन को बहुत क्लियर रखें। इट्स ऑल अबाउट जस्टिफिकेशन। ये कोई बहुत हार्ड नहीं है, ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की टेक्निकल सीरीज में मेंशन किए हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें और भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। और अगर आप इन पॉइंट्स को जो है वो कवर करें तो आपका वीज़ा रिजेक्शन का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा।